नमस्कार। हर बार की तरह हम आज एक ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं जिससे यूथ को एक सही मार्गदर्शन मिलेगा स्टैटिक्स के फील्ड में। तो आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी पर्सनल जर्नी को लेकर बात करेंगे जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होने वाली है। और आप इस फील्ड में कैसे अपना करियर बना सकते हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए आज हमारे साथ। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैम मैं बहुत बढ़िया। मैम इस फील्ड में आने से पहले आप भी स्टूडेंट रही होंगी, तो जी, आज ये स्टूडेंट भी देखने वाले हैं इस पॉडकास्ट को जी। और हर उम्र के हर वर्ग के लोग देखने वाले हैं। तो मैं आपकी शुरुआत से शुरुआत करता हूँ। तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और आप इस फील्ड में कैसे आए? तो मेरी स्टार्टिंग में तो मेरी स्कूलिंग पूरी लखनऊ की ही रही है। हम्म, मेरी पैदाइश पटना बिहार की है जी। क्योंकि उस समय पापा वहाँ थे। फिर 3 साल में मैं लखनऊ आ गई, जो हम्म, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और फिर मेरी पूरी स्कूलिंग टिल पीएचडी हम्म, सब लखनऊ में ही हुई है। तो 12th के बाद फिर मैंने बीएससी किया मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद एमएससी किया स्टैटिस्टिक्स से और फिर मैंने पीएचडी किया है स्टैटिस्टिक्स में। ये सब कुछ मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ। तो जब आप स्टूडेंट थी क्लास 10th 12th में, क्योंकि जब मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड जब मैंने देखा, आपके दादाजी कुलपति रहे हैं और जी, पद्मश्री से भी सम्मानित रहे हैं। जी, 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 तो जी। एक आपका जो लेगेसी, मतलब हम्म। जो लोग इंस्पायर होते हैं किसी को देखकर, तो वो लेगेसी आपके घर से ही शुरुआत होती है। जी। तो आपके लिए क्या वो फियर था, डर था कि मुझे उससे आगे करना है? तो डर था या मोटिवेशन था वो? मुझे ये लेगेसी, मैं सबसे पहले तो ये सोचती हूँ कि ऊपर वाले की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही, जो मुझे ऐसे परिवार में जन्म लेने का मौका मिला, जिसकी इतनी सुंदर लेगेसी थी। मेरे ग्रैंडफादर, जैसा आपने बताया, वो लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और उनको गणित में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और फिर मेरे पिताजी भी लखनऊ विश्वविद्यालय में जनसंख्या अनुसंधान ओ, केंद्र में एडिशनल डायरेक्टर के पद पे थे। वहाँ से वो रिटायर हुए थे। तो ये इस तरीके की लेगेसी जब आपको मिलती है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे कुछ ऐसा ही करना है, जो अगर मैं उनके जितना नाम ना भी कर पाऊँ, तो कम से कम उनके नाम को आगे ले जाने का प्रयास ज़रूर करूँ। तो ये मेरे लिए एक लेगेसी थी और मैं अपने को इस लेगेसी में मतलब सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर ऊपर वाले ने प्रदान किया कि ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। चूंकि आप वर्तमान में लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हैं। और आपका जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि आप डब्ल्यूएचओ के साथ में भी आपने काम किया और जी, जिनेवा भी आपका जाना हुआ। जी, जी, तो जी। वो सफर कैसा रहा, उसकी कुछ आप बताएं उसके हाँ, बारे तो में। जैसा आपने बताया हम्म, कि मैंने डब्ल्यूएचओ, हम्म, तो मैंने जब ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट कर लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, हम्म, उसके तुरंत ही बाद मैंने यूजीसी नेट होता है, हम्म, वो क्वालिफाई किया और साथ ही साथ मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया लखनऊ ओके, यूनिवर्सिटी में। हम्म, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है वो। हम्म, तो मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया। हम्म, फिर मैंने कोर्स वर्क कंप्लीट किया और उसके बाद जो भी मैंडेटरी पीरियड होता है वो सर्व किया हम्म, यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ हम्म, एसजीपीजीआई में। ये ओके, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हम्म, ये लखनऊ में रायबरेली रोड में है। और ये एक ये टर्शरी केयर मेडिकल हॉस्पिटल है, जहाँ पे एडवांस रिसर्च होती है और काफ़ी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट्स को। ओके, पूरे यूपी, इनफैक्ट यूपी क्या, अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पे रेफर्ड केसेस आते हैं हम्म, इलाज के लिए। हम्म, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है। हम्म, तो मैंने मतलब पीएचडी के एंट्रेंस और इन सब के हम्म, बाद उसी डिपार्टमेंट में हम्म, मेरा मतलब मैंने एज अ स्टेटिस्टिकल फेलो ज्वाइन किया। उसका भी एक टेस्ट होता है, ओके, तो वो क्लियर करके मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो जो जेआरएफ एसआरएफ की फेलोशिप होती है, हाँ, हाँ, उसी तरीके की फेलोशिप वहाँ दी जाती है। और वो मैंने 2012 में अपने मास्टर्स के बाद ज्वाइन, पीएचडी में एडमिशन के ओके, बाद ज्वाइन कर लिया था। हम्म, वहाँ से मेरी रुचि, अगर मैं बोलूँ, तो बायोस्टेटिस्टिक्स फील्ड में डेवलप हुई। हम्म, वहाँ से मुझे पता लगा कि अच्छा, ये भी एक एरिया होता है हम्म, जहाँ से आप डायरेक्ट लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते ओके, हैं। मुझे एक बार मतलब एक हमारे आइडियल रहे हैं, हम्म, उन्होंने मुझे एक बार ये चीज़ समझाई थी कि लाइफ वही लाइफ होती है जो दूसरों की लाइफ को प्रभावित कर सके, टच कर सके। बिल्कुल, ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं जो आपने आइसोलेशन में जी करके और खत्म कर दी। वो लाइफ जो कोई बदलाव ला सके, लोगों की जिंदगी को प्रभावित
प्रभावित कर सके, लोगों की जिंदगी में सुधार ला सके, उसी जीवन का कोई मतलब है। तो जब मैंने इस फील्ड में मैं एंटर करी और मैंने देखा कि किस तरीके से हमारा सब्जेक्ट, जो स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट है, उसका एप्लीकेशन जब मेडिकल साइंस, मेडिकल फील्ड में होता है, तो किस तरीके से हम लोगों की लाइफ्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोई नया ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी आई, अब अगर डॉक्टर्स को ये देखना है कि क्या वो ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ जल्दी उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या साइड इफेक्ट्स कम है फॉर दैट मैटर, इस तरीके के अगर हमको टेस्टिंग करने हैं, तो ये सब एक डॉक्टर्स की टीम करती है अलोंग विद स्टैटिस्टिशियंस। प्रॉपर स्टैटिस्टिशियंस उस टीम में इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि कितना सैंपल लेना है, किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उसमें कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्निक लगनी है। तो बिना एक स्टैटिस्टिशियन या टीम ऑफ स्टैटिस्टिशियंस के इस तरीके की कोई भी रिसर्च अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाती है। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ, और मैं कह सकती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस एरिया में, कि ये तो मेरे सब्जेक्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, जो कि लोगों की लाइफ को टच कर सकता है, उनको प्रभावित कर सकता है और उनकी लाइफ में थोड़ा भी सुधार ला सकता है। सो अगर हम इसकी बात करें कि स्टैटिस्टिक्स ये क्या है, अगर ये उस वर्ग के लोग भी देख रहे हैं जो नहीं जानते जी, तो जी, आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम क्या कहेंगे? मैं सबसे सिंपल भाषा में अगर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगी इट इज प्लेइंग विद नंबर्स। ये शुरुआत ही इस सब्जेक्ट की वहां से हुई, बहुत पहले, जब राजाओं के टाइम पे जब उनको सारे गणना करनी होती थी कि भाई कितना हमारे पास रेवेन्यू आया और क्या क्या चीजें, तो एक जो समरी टाइप की निकलती थी, वहां से इसकी शुरुआत हुई कि कैसे हम समरी बना सकते हैं, कैसे हम गणना कर सकते हैं। अब हर जगह डेटा है, तो उस डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट भी तो करना है। मुकेश अंबानी जी का एक स्टेटमेंट रहा बहुत कुछ साल पहले, दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। जितना कीमती ऑयल है उतना ही कीमती अब डेटा हो गया है। एक जगह और मैंने एक कोट पढ़ा, H.G. वेल्स का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक बार ये कोट दिया कि स्टैटिस्टिकल लिटरेसी विल वन डे बी एज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट सिटीजनशिप एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो जितना जरूरी हमारा लिखना और पढ़ना होगा, उतना ही जरूरी स्टैटिस्टिकल लिटरेसी होगी, कि आपको इतनी नॉलेज स्टैटिस्टिक्स की हो जाए कि आप किसी भी रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके। तो जहां पे डेटा है वहां स्टैटिस्टिक्स का यूज है। सो अभी कुछ यूजीसी के कुछ चेंजेस आए हैं स्टैटिस्टिक्स को लेकर, तो वो क्या है? एक्चुअली पहले जब स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स मास्टर्स कर लेते थे और उसके बाद अगर उनको टीचिंग लाइन में अपना करियर आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए उनके लिए ये मैंडेटरी था कि वो नेट क्वालिफाई करे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सब्जेक्ट में स्पेशली स्टैटिस्टिक्स का नेट नहीं था, तो या तो स्टूडेंट्स CSIR नेट देते थे जो मैथमेटिकल साइंसेज में था, जिसका कि एक मेजर पोर्शन मैथमेटिक्स था और उसमें एक सेक्शन स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा, उसका एक सेक्शन था मतलब? यस। और या फिर स्टूडेंट्स UGC नेट देते थे जो पॉपुलेशन स्टडीज में था, वो भी एक अलाइड फील्ड मानी जाती है स्टैटिस्टिक्स की। तो हमेशा से ये एक रहा कि स्टैटिस्टिक्स का अपना सब्जेक्ट पे नेट होना चाहिए। तो बहुत लोगों ने इस पे, सीनियर प्रोफेसर्स, कई सारे ऑफिशियल्स लोगों ने इस पर बहुत एफर्ट किया। अब जाकर के फाइनली ये अभी हाल में UGC नेट प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में हो रहा है, और इसी 22 जून से 30 जून 2026 के बीच में उनके पेपर्स भी होंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको स्टैटिस्टिक्स में हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो वो क्लियर करते हैं, अब वो प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में आ गया है। तो अच्छा, अगर हम थोड़ा करियर पाथ की बात कर लें, तो करियर पाथ क्या है इस फील्ड से? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी। जब स्टैटिस्टिक्स में मैंने सब्जेक्ट चूज किया, तो मुझे बहुत नहीं पता था सब्जेक्ट के बारे में। मैंने बस इसलिए स्टैटिस्टिक्स लिया क्योंकि मुझे लगा कि इसमें तो ग्राफ बनते हैं और मीन मीडियन मोड निकाला जाता है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज होगी। क्योंकि जब आई थिंक यहाँ पे काफी यूथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वो मेरी इस चीज से रिलेट करेंगे कि जब हम 12th करते हैं और अगर हमारे पास PCM होता है, तो हमारे पास गिने चुने ऑप्शंस होते हैं। या तो हम इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दें, या फिर हम नॉर्मल BSc कर लें।
तो उस टाइम पे मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़ना था। तो मुझे लगा मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो तब मुझे पता लगा अच्छा ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स भी होता है। मैंने स्टैटिस्टिक्स इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना और ये सब मीन मीडियन ये कैलकुलेट करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने इस सब्जेक्ट को जाना और पढ़ा, तब मुझे ऐसा लगा कि स्टैटिस्टिक्स का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इस सब्जेक्ट के मैं कह सकती हूँ मतलब जो इसका स्कोप है, जितना इसका स्कोप है उससे वो अलग रहे। ऐसा तो शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो और उसका कहीं प्लेसमेंट ना हो। जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि किन किन एरियाज में इनका प्लेसमेंट है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ब्रॉडली हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा जो स्टैटिस्टिक्स के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी है दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, भारतीय सांख्यिकी सेवा। इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है, लेकिन इसमें क्योंकि कुछ पेपर्स पीजी लेवल के भी आते हैं इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको पीजी के बाद ही देते हैं। और ये क्लास 1 सर्विस है, इक्विवेलेंट टू आईएएस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे भारतीय सांख्यिकी सेवा उत्तीर्ण करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से तो हर साल 2-3-4 बच्चे, कई बार और ज्यादा भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं। 2 चरणों में इसका एग्जाम होता है, पहले रिटन होता है जो 3 दिन चलता है और उसके बाद इसका इंटरव्यू होता है। भारतीय सांख्यिकी सेवा के इतर आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें डीएसआईएम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की पोस्ट आती है। उसके बाद सेंसस, अभी इतनी मैसिव एक्सरसाइज सेंसस की शुरू होने, इनफैक्ट हाउस लिस्टिंग और ये तो शुरू हो ही गया है, सेल्फ एन्यूमरेशन। 2021 में सेंसस होना था पर कोरोना की वजह से नहीं हुआ। सेंसस में बहुत सारे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति करी जाती है। बैंक में क्लेरिकल पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल के थ्रू क्लियर करके वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स। उसके बाद जितने भी ये पब्लिक सर्विस कमीशन है जगह जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह, गुजरात, इन सब में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स की पोजीशन आती है। इसमें सबके टेस्ट होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ दीज आर गवर्नमेंट सर्विसेज जिसको स्टूडेंट रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं और उसके बाद उनकी नियुक्ति हो जाती है। इस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे फैकल्टी पोजीशंस, मतलब हर यूनिवर्सिटी में अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो वो भी एक फैकल्टी पोजीशन का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो डेटा साइंटिस्ट आजकल highly paying yes job. it is one of the hottest jobs in terms of salary and perks. आजकल क्योंकि एआई आ गया है, अभी हम उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एआई और कंप्यूटर साइंस की वजह से लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन आ गया है कि अगर उनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है तो वो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की जॉब कर सकते हैं। मैं ये चीज जो भी सुन रहा है उन सब तक ये पहुंचाना चाहूंगी, जब तक आपके स्टैटिस्टिक्स के फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक आप ये जॉब नहीं कर सकते। कंप्यूटर आपकी चीजों को सपोर्ट कर सकता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट विल हेल्प यू टू एनालाइज, लेकिन क्या रन करना है, कैसे एनालिसिस करनी है, ये सारी चीजें तो आपको आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट ही बताएगा। तो बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनीज में जितने भी ये सब जॉब हैं, ये सारे प्योरली बेस्ड हैं ऑन स्टैटिस्टिकल नॉलेज। सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी, उन सॉफ्टवेयर्स की आपको कितनी साउंड नॉलेज है, अजम्पशंस आपको पता है कि नहीं पता है, कौन सा टेस्ट कब लगना है, कैसे उसको एनालाइज डेटा को करना है, तो ये सारा ये फंडामेंटल आपको तभी क्लियर हो सकता है जब आपके सब्जेक्ट के फंडामेंटल क्लियर है। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसे मतलब हर जगह देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। यस, ओके। सो अगर मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी को लेकर बात करूं, क्योंकि एक आप सक्सेसफुल आप हैं, मैं एज अ देख पा रहा हूं, जब मैंने आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपने इतनी जगहों पे अपने काम किया आपका, तो आपने एक रोड मैप एकदम जीरो से एकदम से हीरो वाला बता दिया, बट इसके बीच में भी आपको कई सारे चैलेंजेस आए होंगे। तो उन चैलेंजेस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो चैलेंजेस कैसे आप आए और आपने कैसे फेस किया, क्योंकि आजकल ना कि जो यूथ है उसके पास बहुत ज़्यादा चैलेंज ये रहता है कि अगर जॉब नहीं मिली तो क्या, अगर मैं जो पढ़ रहा हूँ अगर मैं वो नहीं कर पाया तो क्या, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसमें एंजाइटी हो गया, पीयर प्रेशर हो रहा होता है, तो उस सब को मैनेज कैसे करें? मैं यूथ जो भी सुन रहे हैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि लाइफ कभी किसी की भी इजी नहीं होती।
हमें जो दिख रहा होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइफ में सबकी एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा हो। अंदर में सबकी लाइफ में अपने टाइप के स्ट्रगल होते यस, हैं, अपने टाइप के। लेकिन जो जैसे कहते हैं ना, विक्टोरियस वही इमर्ज कर सकता है जो अंदर से स्ट्रांग होता है। और ये जो स्ट्रेंथ आती है, जिसकी मैं इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस की बात कर रही हूँ, ये आपको कोई स्कूल, कोई विद्यालय, विश्वविद्यालय कहीं से नहीं सिखाएंगे। ये आपको आपकी लाइफ के अनुभव सिखाएंगे। जैसे जैसे आप लाइफ को बोल्डली फेस करेंगे, मेरी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए, कई बार मैंने जो सोचा वो मुझे तुरंत नहीं मिला, कई बार बहुत लेट मिला, लेकिन मैंने पेशेंस कभी लूज नहीं किया। पेशेंस। आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास पेशेंस नहीं है। अगर रील भी 6 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा 30 सेकंड तक हो जाती है तो वो स्वाइप होकर के नेक्स्ट रील पे पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है पेशेंस एक ऐसी वर्च्यू है जो हमको, जब ऊपर वाले ने हमको पैदा किया है तो हमारे लिए कुछ तो सोचा होगा जो हमारी अपनी सोच के बहुत बियॉन्ड होगा। मुझे टीचिंग लाइन में नहीं आना था, मेरा एम, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन था, बट नाउ ईच एंड एवरी डे आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि मुझे इस प्रोफेशन के लिए उन्होंने चुना, क्योंकि जो इम्पैक्ट एक टीचर डाल सकता है वो इम्पैक्ट और कोई नहीं डाल सकता। हम जेनरेशंस बनाते हैं। तो मैंने ये नहीं सोचा था, पर मेरे लिए ऊपर से लिख के आया था। तो मैं यूथ से यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है जो आपने सोचा हो वो उस टाइम पे ना हो रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कुछ अच्छा, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसलिए वो चीज जो आपने सोची है वो नहीं हो रही है। इसलिए प्रोसेस को ट्रस्ट करें, ऑलमाइटी को ट्रस्ट करें और अपने अंदर पेशेंस रखें। पेशेंस, यस। यस, बहुत इंस्पिरेशनल लग रही है बात है कि आप यूथ को, आप जो कनेक्ट कर रही हैं बात को लेकर, मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि पेशेंस वही चीज़ है। क्योंकि जब इंसान, जब बच्चा माँ के घर में होता है तो उसको भी 9 महीने लग रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज एआई का जमाना है, तो एआई में आजकल लोगों को सब्र नहीं है। जो चीज़ें उनको लगता है कि टीचर पढ़ा रहा है, हाँ, यार क्यों पढ़ूं, इससे अच्छा है मैं समरी निकाल लेता हूँ, कोई वो बिल्कुल। क्यों पढ़ूं, उससे अच्छा है मैं 5 मिनट में समरी देख लेता हूँ उस बुक बिल्कुल। की। सो आप एआई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वरदान है या अभिशाप है? एआई वरदान है, क्योंकि एआई आपकी चीजों को बहुत सरल बना देगा, सुविधाजनक बना देगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, आप उसको मास्टर अपने ऊपर मत करने दें। एआई को एज अ सर्वेंट यूज करें, अपने ऊपर एआई को हावी ना होने दें, आप उसको ऑगमेंट करने के लिए यूज करें। जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपको डिफिकल्टी आ रही है, उस प्रोसेस में एआई उस प्रोसेस को ऑगमेंट कर देगा, सरल बना देगा। टेबल्स बहुत इजीली जनरेट कर सकता है, आपके इंटरप्रिटेशन लिख देगा, लेकिन एट द सेम टाइम human intelligence is something which cannot be surpassed by artificial intelligence. Human intelligence जहां से बन के आई है, उसको कोई भी कितना भी पावरफुल सोर्स होगा वो उसको सरपास नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी यूज्ड, क्योंकि अब आजकल इट इज द टाइम टू वर्क इन अ स्मार्टर वे। हार्ड वर्क का तो खैर कोई शॉर्टकट ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू बी स्मार्ट to be more efficient. उसके लिए you should use AI, but it should only be there to support and not to master you. जिस दिन आपने AI को अपने ऊपर मास्टर करने के लिए परमिशन दे दी, उस दिन आप, जो आपको थोड़ा बहुत आता भी होगा ना, वो भी आप नहीं कर पाओगे। अब मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लेता हूँ कि जो आप, बिल गेट्स इतना बड़ा नाम है, उनके भी एनजीओस में आप काम करिए, तो आप, मैंने देखा कि आप WHO के लिए आप 2 बार जिनेवा भी गई, तो वहाँ का कुछ किस्सा कुछ रहा हो, या फिर आपने जो हमारे यहाँ पर देखा हो, यहाँ पर लैग किया हो जहाँ पर इंडिया में, और जो आपने वर्ल्ड वाइड वहाँ पर देख के कुछ पाया हो, तो वो थोड़ा सा किस्सा हमारे ऑडियंस को भी शेयर हाँ बिल्कुल, मैं ऑडियंस के साथ यही शेयर करना चाहूंगी। जैसा आपने बताया कि मैंने वहाँ पे काम किया है, तो जब मैं SGPGI में फेलोशिप कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद मेरा अपॉइंटमेंट एक लखनऊ में ही कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब करके एनजीओ है, जो BMGF, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा फंडेड है। वो स्टडीज कराते हैं, मेनली फोकसिंग ऑन मदर एंड चाइल्ड केयर, और वो स्टडीज थोड़े हैवी स्टडीज होते हैं, तो दे आर ऑल मॉनिटर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिनका हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। तो जब मैंने उस एनजीओ के साथ, हालांकि प्रॉपरली काम सिर्फ
7-8 महीने किया, फिर मेरा अपॉइंटमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन अभी भी मैं उनके साथ एज अ कंसल्टेंट जुड़ी हुई हूँ एंड मैं अभी भी उनकी स्टडीज में कभी उनको कोई गाइडेंस की जरूरत होती है या स्टैटिस्टिकल कंसल्टेशन की जरूरत होती है तो वो प्रोवाइड करती हूँ। मैंने, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि मैंने जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में विजिट किया, मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस वहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में जो फील किया, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि वहाँ पे लोग सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे थे। अगर खाली भी बैठे हैं, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, दे वर ओनली टॉकिंग अबाउट वर्क। अनलाइक यहाँ कि जहाँ पे लोग अगर खाली बैठे हैं तो उनको बस एक दूसरे के बारे में बात करनी होती है, काम के बारे में नहीं। तो ये मैं सभी को जो सुन रहे हैं ये एडवाइस करूंगी कि आप अपनी लाइन को लंबी करें, ना कि दूसरे की लाइन को मिटाने की कोशिश करें। अपने काम को बेहतर बनाएं ताकि आपका नाम बड़ा होगा तो अपने आप आपके परिवार का, आपके माता पिता, घर, संस्था जहां से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी है, सबका नाम आगे बढ़ेगा। तो दूसरे की लाइन ना मिटा के अपनी लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत खूब मैम। अब आपने घूमने की बात करी है कि आपने इतना इंटरनेशनली आप घूम रखी हैं, आपने वहाँ सीखा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आके बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी 3-4 बार यहाँ आ चुकी हूँ और एक बार तो मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे वो NEP पर ही था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट पर था। तो मैं उसके लिए डेटा कलेक्शन करने आई थी। मुझे यहाँ के बच्चे में 2 क्वालिटीज बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो अपने काम के प्रति, एजुकेशन के प्रति बहुत सिंसियर है। और दूसरा मुझे ये भी लगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज और बहुत अच्छी मिलती जाएंगी तो दे विल फ्लरिश अ लॉट। तो मुझे यहाँ के बच्चे, एनवायरनमेंट, मतलब मैं इसीलिए बार बार आती हूँ क्योंकि मुझे ये विश्वविद्यालय पसंद है। तो हमारे साथ विश्वविद्यालय की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। तो मैम, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, चाहे फिर वो कहीं के भी स्टूडेंट्स हों, है तो छात्र ही, तो उन सबको मार्गदर्शन देने के लिए कुछ 2 शब्द, 2 लाइन आप। मैं छात्रों से 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। ये चीज सबको समझनी पड़ेगी कि आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है और आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बस कभी निराश नहीं हुई है। मतलब मेरी भी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस रही, इट वाज नॉट इजी। और मैं ये कहूँगी कि मैंने जो सीखा वो अपने स्वयं के अनुभव से सीखा। और मेरी माँ मतलब अब वो नहीं है, वो एक चीज़ बहुत कहती थी, तो मैं यही लाइन सब बच्चों से बोलना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को, सारे यूथ को जो भी सुन रहे हैं, उनको अपने आप को इतना मजबूत करें इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, इन टर्म्स ऑफ इनर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, और ये आपको लाइफ की कठिनाइयां झेल के ही आएगा। डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब तक आप खुद की सहायता खुद नहीं करेंगे, ऊपर वाला भी आपकी सहायता नहीं करेगा। पीछे नहीं हटे, लड़ते रहें। ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया है तो आपके लिए निश्चित ही कुछ बहुत बेहतरीन सोचा होगा। लगे रहें और आपको रिवॉर्ड्स इस तरीके से मिलेंगे लाइफ के कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बस हिम्मत ना हारे, लगे रहें और ऊपर वाले पर भरोसा रखें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, बड़ा ही अच्छा लगा आपके साथ ये सभी चीज़ें, इंस्पिरेशनल हमने टॉक करी, हमने इन सभी चीज़ों के बारे में जाना और काफ़ी मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग रहा ये आज का पॉडकास्ट। तो लोगों तक जाएगा, लोग सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी यूथ को भी मोटिवेट करेगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। और आज की इस खास चर्चा को आपने इतना ध्यान से सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम और मोटिवेट हो सके और ऐसे ही हम स्पेशल गेस्ट को लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद सभी का। थैंक यू।